Once again, you are most welcome to my YouTube channel Pragati Academy. Today we will see the Democratic Politics chapter number 2 of class 10th, that is Federalism. In previous chapter, in power sharing, we have already seen that power can be shared in 4 different forms. First one is power can be shared among different different organs of government. Power also can be shared among different units, constituents units and constituents unit and central government. Power can be shared among different social groups, and power also can be shared among different political parties or pressure groups. Political parties are pressure groups. In this chapter, we will see the vertical distribution of power, that is division of power among the central authority and the units of government. कोई एक देश होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि एक गवर्नमेंट होगी जो पूरे देश के लिए होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट ऐसा भी हो सकता है कि छोटे छोटे जो इसके यूनिट्स हैं, जैसे इंडिया में क्या है, स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, ये सब क्या है, स्टेट्स हैं. और सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से चलती है, दिल्ली से चलती है. तो वैसे ही किसी भी देश में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और इन स्टेट के बीच में, इन यूनिट्स के बीच में पावर शेयर हो जाए तो उस पावर शेयरिंग को हम बोलेंगे फेडरलिज्म. सो डेफिनेशन नोट कर सकते हैं आप. फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके, एंड द वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री. तो जैसे इंडिया का कंस्टिट्यूएंट यूनिट क्या है, स्टेट्स हैं. चाहे आप कंस्टिट्यूएंट यूनिट लिखें, चाहे आप उसकी जगह स्टेट्स लिख सकते हैं. व्हेन पावर इज डिवाइडेड एमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज नोन एज फेडरलिज्म. आपने नोट कर लिया. लेट अस मूव टू नेक्स्ट. अगर वो फेडरलिज्म है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड हो जाए, अगर वहाँ फेडरलिज्म है, तो दूसरा क्या है, तो दूसरा फॉर्म गवर्नमेंट क्या हो सकता है, यूनिटरी है. जब सेंट्रल और स्टेट जैसा ऐसा कोई सीन ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ हो और पावर किसके बीच में डिवाइड ना हो, सेंट्रल एंड कोई स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर जब ना डिवाइड हो, तो उसे हम बोलेंगे यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पहला देखते हैं. फेडरल में देखो, फेडरल में पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं. इन यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे सेकेंड टीयर गवर्नमेंट या थर्ड टायर की गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं होती हैं. सेकेंड डिफरेंस क्या है, रीजनल गवर्नमेंट नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्यों, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो पावर अपना शेयर किया होगा स्टेट गवर्नमेंट से, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर एक्ट्स लाइक एन ऑटोनॉमस बॉडी, while in the unitary system of government नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर. वहाँ केवल दया के रूप में देता है, उनको दिया है, स्टेट यूनिट्स को पावर देता है, लेकिन कंट्रोल पूरी तरीके से किसके हाथ में होता है, नेशनल गवर्नमेंट का. जबकि फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता. थर्ड देखते हैं. थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट पास ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ना, एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के देख रहे हैं आप, विवाद देखते रहते हैं हमेशा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर इज टसल बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. इन द सेम सिनेरियो यू कैन सी इन वेस्ट बंगाल आल्सो. एंड इन यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑल दीज पावर गिवन टू रीजनल गवर्नमेंट कुड बी विदड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हीं के अंडर में काम कर रहा होता है, तो वह कभी भी ले सकता है, और ले ही नहीं सकता बल्कि ऑर्डर भी उसे दे सकता है. किसको, स्टेट गवर्नमेंट्स को. फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के एग्जांपल है इंडिया, अमेरिका, और यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के एग्जांपल है जापान है, सऊदी अरब है. ठीक. नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. तो फेडरल गवर्नमेंट में हम देखें कि एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जो पूरे देश के लिए होगी,
पूरे देश के लिए होगी, उसे हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन वहीं पे हम और भी देखें कि एक उसके यूनिट्स में भी एक गवर्नमेंट होंगे जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोल देंगे। मीन्स पूरे देश के लिए जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूनिट्स के हैं उसको हम रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे। तो उनका फंक्शन क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। फेडरल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, वो गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए है। एंड दैट यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। और वहाँ किन किन सब्जेक्ट को देखेंगे, किन किन विषय को देखेगा जो पूरे देश के लिए कॉमन हो। वाइल द रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या देखेंगे? दे विल लुक आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, और लोकल इशूज़ को देखेंगे जो उस पर्टिकुलर स्टेट्स का है। जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो वहाँ की लोकल जो प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। यूपी का है जो कल्चरल सिस्टम है, तो वो कल्चर हुआ, शादी विवाह के जो नियम है, ये सब कौन देखते हैं? ये सब स्टेट गवर्नमेंट के देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो हम डेफिनेशन में ही देख लिए हैं कि पावर इज डिवाइड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और स्टेट गवर्नमेंट होगा। तो इससे एक साफ बात निकल के है कि एटलीस्ट 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट या 2 लेवल की गवर्नमेंट होगी। तो पहला ही की फीचर क्या है? देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड, ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, अधिकार क्षेत्र। ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग होता है अधिकार क्षेत्र। इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, सभी का स्पेसिफिक जो है एरिया होगा जिसमें वो नियम बना सकते हैं। सभी की स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें वो नियम बना सकते हैं, उसमें टैक्सेशन लगा सकते हैं या फिर उस पर शासन करते हैं। एंड दैट इज मस्ट बी रिटेन इन कॉन्स्टिट्यूशन। सबको वो सब कि किन किन मामलों पे कौन नियम बनाएगा, कहाँ अधिकार क्षेत्र किसका है, यह सब कहाँ लिखा होगा? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट वुड बी गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया इट इज गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है कि आज के लिए हम कहते हैं कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को पावर देगा। बट अगर ओरली होगा तो क्या हो सकता है कि कभी भी कोई अपनी बात से मुकर सकता है बोल, और कभी भी सेंट्रल में पावरफुल गवर्नमेंट आ गई, उसने जो है अपने पूरे पावर ले लिए स्टेट गवर्नमेंट से, ये भी हो सकता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न होना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेंड किया जा सकता है तो पॉसिबिलिटी यह भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे प्रोविज़न क्या किया जाए, एक बदल दिया जाए। इसके लिए फिर यह भी प्रोविज़न है कि दैट constitutional या fundamental provision cannot be unilaterally cannot be changed. Why? Let us assume कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सेंटर में आती है और उसको क्या कर रही है कि जितने प्रोविज़न है बदल दिया कि नहीं, अब जो सेंट्रल है वह सारे नियम वही बनाएगा, टैक्सेशन के भी, एडमिनिस्ट्रेशन के भी, लेजिस्लेशन के। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का तो वहाँ पे मतलब ही नहीं रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट तो ख़त्म ही हो जानी है। इसलिए जो है ये रिटर्न होना ज़रूरी है। तो जो लोग डिमांड करते हैं ना कि 400 पार, 500 पार, या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं कि चुनाव में वो मजबूत से मजबूत जो है सरकार बनाए, तो मजबूत से वहाँ पे यही एक मोटिव होता है उनका कि क्या करें, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है उसको अपने हिसाब से बदल सकें। क्लियर है? तो चाहे जो भी पार्टी हो, चाहे वो हमारे इंडिया की कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, everyone is just asking for more than 400. Why? Because they are not satisfied with those provision and they want to change it. So इस बार की वोटिंग भी थोड़ा उस तरीके से भी किया जाना चाहिए। एक बैलेंस गवर्नमेंट, अगर आपको गवर्नमेंट चलाना है तो क्या कहिए, नियम है ना मालूम सबको, 50% से ज़्यादा आपके पास MPs होने चाहिए, और वो बहुत ठीक है, उसी से नियम चलाया जा सकता है। लेकिन वाई वी आर आस्किंग फॉर मोर देन 400, मोर देन 500, मोर देन 600? बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड यू वांट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सो दैट यू कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलिए अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज
द कोर्ट हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो प्रोविज़न है, अगर कहीं एनॉमली आ रहा है, कहीं क्लियरिटी नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है, और ये जो फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है कहीं उसको ख़त्म तो नहीं कर रहा है, उन सबको अगर इंटरप्रेट करेगा तो कौन करेगा? जुडिशियरी सिस्टम ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में जो है, चाहे जो गवर्नमेंट रहे, उनके खिलाफ जो है ठीक ठाक निर्णय ला करके उनको यह बताती रहती है कि आई एम द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सेकेंड, सिक्स्थ वन, यह भी हो सकता है कि पावर तो दे दिए जाए, लेकिन अगर मनी ना हो, पैसा ना हो, तो पॉसिबिलिटी है कि पावर तो दे दिया जाए, लेकिन अगर फाइनेंशियल पावर नहीं है, तो सारे लेजिस्लेशन या फिर आप जो टैक्सेशन ही नहीं है, और आपने नियम बनाए कि एडमिनिस्ट्रेशन का सब कुछ दे दिया, तो उन सब में क्या होगा? उनका फ्यूल ही, फाइनेंस ही क्या होता है? फ्यूल होता है। अगर कोई गवर्नमेंट काम करना चाहेगी अपने तरीके से, तो उसको क्या चाहिए? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी चाहिए। इसीलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात और मेंशन होना चाहिए, क्या? कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए सोर्स ऑफ रिवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। द लास्ट वन इज दी, अब स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा कि वह अपने लोकल जो कल्चर हैं उनको बताए, अपनी आइडेंटिटी को जो है बचा के रखे, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी कि एक यूनिफॉर्मिटी रहे, जैसा कि बीजेपी ने दावा किया इस बार कि वह यूसीसी लाएगी। तो एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि हम क्या रहें, एक यूनिफॉर्मिटी देश में बना रहे, एक यूनिटी बना रहे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है क्या? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री, एंड वाइल the state government are trying to retain their cultural identity, so regional diversity को भी मेंटेन करना ही किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट का। तो दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव डुअल ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अब क्यों फेडरल गवर्नमेंट की ज़रूरत है? यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि यूनिटरी सिस्टम तो ठीक रहेगा, क्योंकि छोटा गवर्नमेंट कंट्रोल में सब कुछ रहेगा, और उसके बाद फिर जो है जो चाहेंगे वो कर लेंगे, और जो भी डेवलपमेंटल आपके जो लॉ हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना होगा वो आसान होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात होता है कि यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट केवल छोटे के लिए, छोटे एप्लीकेबल है, किसके लिए? छोटे देश के लिए। और फेडरल गवर्नमेंट जो है वह वास्ट कंट्री एंड डाइवर्स कंट्री के लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज यू नीड मोर देन वन टीयर ऑफ गवर्नमेंट टू रूल ओवर अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री। तो एक बड़ा कंट्री जो है, जो कई यूनिट से मिलकर बना है, उसको रूल करने के लिए आपको क्या चाहिए? कम से कम 2 टायर की गवर्नमेंट चाहिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट। इसलिए जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है? वास्ट कंट्रीज़ के लिए है, पॉपुलस कंट्री जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो, और डाइवर्स कंट्री जहाँ पे कल्चरल या फिर लैंग्वेज बेस पे डिवीजन कई हों, तो वहाँ पे कैसा गवर्नमेंट एप्लीकेबल होगा? फेडरल गवर्नमेंट। तो एक बड़ा कंट्री कैसे बन सकता है, उसी बेस को समझते हुए हम जान लेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट के कितने टाइप हैं। तो बड़ा कंट्री 2 तरीके से बन सकता है, या तो जैसे फेडरल गवर्नमेंट में हम टाइप्स में अगर देखेंगे तो बड़ा कंट्री या तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, और या तो छोटे छोटे यूनिट सब यूनाइट हो गए हों और अपने आप को एक कंट्री डिक्लेयर कर दिए हों। ठीक, तो जो यह कंट्री है, इसके यूनिट जो हैं अपने आप को बाहर निकलना चाहेंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहेंगे, तो ये इनको सेंट्रल गवर्नमेंट इनको होल्ड करना चाहेगा, इनको रोकना चाहेगा, इनको कुछ ऑटोनॉमी देगा, कुछ पावर देगा। इस टाइप का जो फेडरल गवर्नमेंट बनता है उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। होल्ड कर रहा है ना, होल्डिंग टुगेदर मीन्स प्री एग्जिस्टिंग कंट्री होगा, उसमें अगर सेंट्रल से गवर्नमेंट से पावर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कि यह होल्डिंग टुगेदर टाइप का जो है फेडरल गवर्नमेंट है। दूसरा क्या हो सकता है कि छोटे छोटे स्टेट आपस में मिल जाएं और यह यूनाइट करके अपने आप को एक नया कंट्री का नाम दे। और क्यों? क्योंकि छोटे हैं तो कोई अटैक कर लेगा, इन पे कोई अटैक करेगा,
इनको फिर से क्या कर लेगा, गुलाम बना लेगा। तो दैट्स वाई दे आर यूनाइटिंग देम सेल्फ ना, तो ताकि वो एक पावरफुल कंट्री बन जाए, जैसे USA अमेरिका। सो लेट अस सी कि जो दो टाइप हैं, पहला हमने बताया था कमिंग टुगेदर का। तो कमिंग टुगेदर में हम देखेंगे कि पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। जैसे हमने बताया ना, छोटे छोटे यूनिट फॉर देयर सिक्योरिटी पर्पज दे आर यूनाइटिंग देमसेल्फ ना, ताकि ये बड़ा कंट्री बन जाए और इस पर अटैक कोई ना कर सके ना। तो बाई पुलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर्पज से दे आर यूनाइटिंग देमसेल्फ। इसको हम बोलेंगे कमिंग टुगेदर फेडरल गवर्नमेंट। तो इसमें सब लोग क्या हैं, सब एक टर्म कंडीशन से आए हैं कि भाई हम इक्वल रहेंगे, हम इक्वल रहेंगे, हम इक्वल रहेंगे। ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रांग विज द फेडरल गवर्नमेंट। और ऑब्वियस सी बात है, जब दे रहे हैं लोग पावर किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उतना थोड़ी ही दे देंगे कि अपने आप को वीक कर लें और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट जो है स्ट्रांग हो जाए। तो क्या है कि वो आपस में इक्वल होते हैं और दे आर स्ट्रांगर देन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल है USA, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड वन इज होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होगा, प्री एग्जिस्टिंग कोई कंट्रीज है जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने स्टेट को पावर दे रही है, अपने स्टेट को पावर दे, तो ऑब्वियस सी बात है किसी को कम किसी को ज़्यादा मिलेगा। वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट यूनिट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल इसका है इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है। सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू मोर पावरफुल, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट पावर दे रही है, दैट इज नॉट गोइंग टू लूज मोर पावर, इट विल रिटेन सम पावर एंड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा हम देखेंगे, लास्ट वन देखेंगे, वेरी ऑफन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। क्यों, क्योंकि जैसे बिकॉज ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ देयर डिमांडिंग, जैसे डिमांड वो नहीं कर पाते उस तरीके से। क्योंकि फॉर एग्जांपल इंडिया में है तो जो है कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से एक ही MP जा रहे हैं वहाँ पर, तो अब एक MP लोकसभा में उतना मेजॉरिटी से अपनी बात नहीं कह पाता, और यूपी जैसे स्टेट हैं जिसमें 80 MP गए हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कभी कभी ऐसे फेडरेशन में जिनके यहाँ से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है वो लोग पावर में रहते हैं। दैट्स ऑल। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कीप वॉचिंग प्रगति एकेडमी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।